गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा की बात कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसकी प्लेटों के मध्य कुल ऊर्जा कितनी होती है उसका सूत्र हमने उत्पन्न किया था और उस ऊर्जा के हमने तीन सूत्र लिखे थे बेटा। U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर और U बराबर 1/2 Q इंटू V। इस तरह से हम तीन सूत्र निकालते हैं और जब भी हम न्यूमेरिकल में काम में लेते हैं तो जो हमें डेटा गिवन होता है उसके हिसाब से हम सूत्र काम में ले लेते हैं। जो भी डेटा गिवन हो उसके हिसाब से हम तीनों में से कोई सा भी सूत्र काम में ले लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ऊर्जा घनत्व, एकांक आयतन की ऊर्जा, संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन की ऊर्जा। तो हमने कुल ऊर्जा निकाल ली और कुल ऊर्जा निकाल कर उसमें आयतन का भाग दिया तो हमारे पास सूत्र आया था एकांक आयतन की ऊर्जा का सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर मैं उसको लिखूं 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है ना। ऐसा सूत्र हम चालक की सतह पर दाब के केस में भी किया था सेकंड चैप्टर में। ठीक। और फिर उसके बाद में हमने देखा था कि संयोजन की कुल ऊर्जा कितनी होती है, श्रेणीक्रम संयोजन की कुल ऊर्जा और समांतर क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा की हमने बात करी थी। तो दोनों केस में देखा बेटा कि श्रेणीक्रम संयोजन में भी जितने हमने श्रेणीक्रम में संधारित्र जोड़े उनकी अलग अलग ऊर्जा ज्ञात कर ली और सबका जोड़ कर लिया था। ऐसे ही समांतर क्रम संयोजन में सूत्र आया था कि समांतर क्रम संयोजन में जितने भी हम संधारित्र जोड़े उन सबकी कुल अलग अलग ऊर्जा निकाल लो और टोटल कर लो, वो कुल ऊर्जा हमारी ज्ञात होती है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा ही था। ठीक है। टोटल हो जाती है, अलग अलग संधारित्र की कुल ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। अब अगला टॉपिक अपना और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। इसमें दो टॉपिक है, आवेशों के पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। किस स्थिति में, जब हम दो आवेशित चालकों को संयोजन करें, मतलब उनको हम कम धारिता के किसी तार से जोड़ देते हैं, लेस धारिता के किसी तार से जोड़ देंगे तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा। और वो कब तक होगा, जब तक दोनों चालकों पर विभव समान नहीं हो जाता। ठीक है ना। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आवेश का स्थानांतरण, हम पहले चैप्टर में भी इस चीज को डिस्कस कर चुके और मैंने बोला था कि आवेशन की एक विधि थी चालन। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक वस्तु आवेशित है दूसरी निरावेशित है, जैसे हम उसको पास में लाते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है और वो तब तक होता है जब तक दोनों चालकों पर विभव समान नहीं हो जाए। ठीक है ना। आवेशों का पुनर्वितरण तब तक होता है जब तक दोनों पर विभव समान नहीं हो जाए। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। देखो, इसको समझने के लिए पहले हम निकालेंगे आवेशों का पुनर्वितरण की बात करेंगे। ठीक है ना। आवेशों का पुनर्वितरण हमारा टॉपिक होगा और उसमें हम दो चालक गोले ले लेते हैं। दो चालक गोले, पहले की त्रिज्या हमने R1 मान ली, ठीक है, और दूसरे की त्रिज्या हमने R2 मान ली। इसकी धारिता C1 मान ली, इसकी धारिता C2 और दोनों को एक कुचालक स्टैंड पे रख दिया। कुचालक स्टैंड पे क्यों रखा है, ताकि आवेश जो है वो ग्राउंड नहीं हो। दोनों को हमने कुचालक स्टैंड पे रख दिया ताकि हमारा जो आवेश है वो नीचे नहीं जाए। ठीक है। अब उसके बाद देखो, आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसकी धारिता C1 मान ली, इसकी धारिता C2 मान ली और मैं बोलूं कि इसको हमने Q1 आवेश से आवेशित किया हुआ है। इसको हमने कितने आवेश से आवेशित किया हुआ है, Q1 से, और इसको हमने कितने आवेश से आवेशित किया हुआ है, Q2 से। जैसे हम इसको Q1 से आवेशित करेंगे, इस चालक गोले पर विभवांतर V1 उत्पन्न होगा और इस चालक गोले पे विभवांतर V2 उत्पन्न होगा। ठीक है ना। जैसे हम इसको आवेशित करेंगे, इस पे विभवांतर V1 मान लिया कि Q1 आवेश देने से इस पे विभवांतर V1 उत्पन्न हुआ और Q2 आवेश इसको देने से इस पे विभवांतर V2 उत्पन्न हुआ। ठीक है। ये तो मेरी प्रारंभिक स्थिति है, डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम। सेकंड केस में हमने क्या किया कि दोनों को एक नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ दिया। ठीक है ना। दोनों चालक गोले जिनकी त्रिज्या R1 R2 है, धारिता C1 C2 ही रहेगी, धारिता चेंज नहीं होगी। चालक की धारिता कब बदलती है, जब हम उसका आकार बदलेंगे, उसका माध्यम बदलेंगे। ठीक है ना। चालक की धारिता जो है वो किस पर निर्भर करती है, उसके माध्यम पर, उसके आकार पर। जब हम ये चीजें बदलेंगे तब इनकी जो धारिता है वो चेंज होती है, अदरवाइज धारिता आपकी नियत होगी। अब देखो, C1 और C2 आपके पास दो धारिता वाले चालक गोले थे, इन दोनों को आपने नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ दिया। क्या किया आपने, एक नगण्य धारिता जिसका प्रतिरोध बहुत कम होगा। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसका प्रतिरोध कम होना चाहिए, या धारिता कम क्यों होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे ऊर्जा की हानि नहीं हो, यहाँ पे ऊर्जा की हानि कम से कम हो। इसलिए हम नगण्य धारिता का चालक तार लेते हैं। ये चालक तार जो है वो नगण्य धारिता का है, नगण्य धारिता का तार।
नगण्य धारिता का तार हमने बीच में कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, आवेशों का पुनर्वितरण होगा। आवेशों का क्या होगा, पुनर्वितरण होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। मान लो वो कॉमन विभव V है, इस पे भी आ गया V और इस पे भी। आवेशों का पुनर्वितरण हुआ तब तक हुआ जब तक दोनों पर विभव समान नहीं हुआ। और पुनर्वितरण के पश्चात मान लो इस पे आवेश रह गया Q1 डैश और इस पे आवेश रह गया Q2 डैश। समझ में आई चीज? आवेशों का पुनर्वितरण हुआ और वो तब तक हुआ जब तक दोनों पर विभव समान नहीं हो जाए। इसे कॉमन विभव बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना। कॉमन विभव होगा हमारा उभयनिष्ठ विभव, V दोनों के लिए सेम होगा, तब आवेशों का पुनर्वितरण रुकेगा। मान लो उसके बाद इस पे आवेश रह गया Q1 डैश और इस पे कितना रह गया Q2 डैश। अब हम बात करते हैं जनरल कि मैं आपसे पूछूं कि भैया नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ने से पहले कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस Q2। Q1 की बात करें तो C1 V1, Q2 की बात करें तो C2 V2, ठीक है ना। ऐसे हम बात कर सकते हैं। पहली स्थिति में तार से जोड़ने से पहले, तार से जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले दोनों चालकों पर कुल आवेश, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2, Q बराबर Q1 का मान C1 V1, Q2 का मान C2 V2। समीकरण संख्या नगण्य धारिता के तार से, नगण्य धारिता के तार से जोड़ने के बाद कुल आवेश, तार से जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद कुल आवेश Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यही होगा। कुल आवेश की बात करें तो Q ही होगा। आवेश संरक्षित होता है, पहले जितना था टोटल उतना ही बाद में होना चाहिए, आवेश संरक्षण का नियम बोलता है। तो Q बराबर Q1 डैश, इसकी धारिता C1 विभव V, तो C1 V प्लस Q2 डैश C2 V, इसकी धारिता C2 विभवांतर V, चाहे तो V कॉमन ले सकते हैं, अगले स्टेप में ले लेंगे। तो Q बराबर C1 प्लस C2 इंटू V। समीकरण संख्या 2। अब हम उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कर सकते हैं आवेश संरक्षण के नियम से। अगर मैं आवेश संरक्षण के नियम की बात करूं तो तार से जोड़ने से पहले कुल आवेश बराबर, जोड़ने के बाद कुल आवेश बराबर होना चाहिए। आवेशों के पुनर्वितरण के बाद कुल आवेश उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था, ठीक है। आवेश संरक्षण का नियम यही बोलता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने आवेश के गुणधर्म में पढ़ लिया था बेटा ये कि आवेश का गुणधर्म ये बोलता है आवेश संरक्षित होता है, न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। जितना पहले होता है उतना ही बाद में होता है। तो हम लिखेंगे आवेश संरक्षण के नियम से। काम आया ना बेटा वो टॉपिक, आवेश संरक्षण के नियम से प्रारंभिक कुल आवेश बराबर अंतिम कुल आवेश। प्रारंभिक मतलब वो प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति, प्रारंभिक कुल आवेश बराबर अंतिम कुल आवेश, अंतिम कुल आवेश। चाहिए प्रारंभिक कुल आवेश का मान है C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 प्लस C2 V2। अंतिम कुल आवेश C1 प्लस C2 इंटू V। तो यहां से V का मान आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। इसे बोला जाता है उभयनिष्ठ विभव। समीकरण संख्या 3। ये जो V है वो क्या है, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। आपके उभयनिष्ठ विभव का सूत्र आया C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्लियर हुआ कि जब हम लैस धारिता, नगण्य धारिता के किसी चालक तार से जोड़ेंगे, आवेशों का पुनर्वितरण तब तक होगा जब तक दोनों पर विभव समान नहीं हो जाए। और इस समान विभव को उभयनिष्ठ विभव बोला जाता है, जिसका सूत्र हमारे पास निकल के आया C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा, बहुत ईजी। अब उसके बाद देखो उभयनिष्ठ विभव आपने ज्ञात कर लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि आवेशों के पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात कितना होगा। पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात, ठीक है ना। ऐसे टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसी में चल रहा है। पुनर्वितरण के पश्चात, पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात, आवेशों का अनुपात
अनुपात देखो बेटा कितना होगा, Q1 डैश बटा Q2 डैश। Q1 डैश का मान है C1V, Q2 डैश का मान है C2V, V से V कट गया, उत्तर आया C1 बटा C2। समीकरण संख्या 4। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का जो अनुपात है वो धारिता के अनुपात के बराबर होगा। दोनों चालकों की धारिता के अनुपात के बराबर होगा। स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात, दोनों चालक गोलों पर आवेशों का अनुपात दोनों चालक गोलों की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1 बटा C2, C1 बटा C2। ये आपने अनुपात निकाल लिया। अब देखो एक कंडीशन की बात कर लेते हैं अपन, एक छोटी सी बीच में कंडीशन करते हैं और ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं बोलूं कि मान लो पहले गोले पर विभवांतर दूसरे गोले की विभवांतर से ज्यादा हो। कंडीशन मैंने ऐसे रखी कि V1 का मान V2 से बड़ा हो, V1 का मान क्या हो, V2 से बड़ा हो। उस स्थिति में देखो बेटा ध्यान से क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। यदि V1 का मान V2 से बड़ा हो, यदि V1 का मान V2 से बड़ा हो, कंडीशन देखो, यदि V1 का मान V2 से बड़ा हो, मतलब पहले चालक गोले पे जो विभवांतर उत्पन्न हुआ Q1 आवेश देने से उसका मान दूसरे चालक गोले की विभवांतर V2 से बड़ा हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो उभयनिष्ठ विभव है, उभयनिष्ठ विभव V1 से छोटा होगा और V2 से बड़ा होगा। उभयनिष्ठ विभव जो है ना V, उसका मान V1 से तो छोटा होगा और V2 से क्या होगा, बड़ा होगा, V2 से बड़ा होगा। तब आपके पास कंडीशन आ जाएगी V1 इज ग्रेटर देन V इज ग्रेटर देन V2। ये चीज क्लियर हुई। V का मान जो है वो V1 से तो छोटा होगा और V2 से बड़ा होगा। उस स्थिति में जब V1 V2 से बड़ा हो, अगर मैं इसको उल्टा लिखूं V2 V1 से बड़ा हो तो V2 इज ग्रेटर देन V इज ग्रेटर देन V1, ये स्थिति होगी। बट हमने V1 को V2 से बड़ा माना है। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने पहले चालक गोले के सिरों पे जो विभव या चालक के सतह पे जो विभवांतर है V1 वो दूसरे से ज्यादा है। ठीक है, हमने पहले को ज्यादा आवेशित किया, मान लो ऐसा। तो उभयनिष्ठ विभव का मान जो है V1 से छोटा होगा और V2 से बड़ा होगा। तो मैं डेल्टा V की बात करूं पहली स्थिति में डेल्टा V की बात करूं या मैं डेल्टा V1, मतलब उभयनिष्ठ विभव और V1 का जो अंतर है उसको मैं लिखूं डेल्टा V1। डेल्टा V1 क्या है, उभयनिष्ठ विभव और पहले चालक के विभवांतर के बीच का जो अंतर है उसको मैं डेल्टा V1 से निर्देशित करूंगा। उसका सूत्र होगा V1 माइनस V। भाई V1 V से बड़ा है तो इनका जो अंतर होगा वो उभयनिष्ठ विभव व पहले चालक गोले के विभव के अंतर के बराबर होगा। ये समीकरण है। जो भी है नंबर डालते रहो, इसको 4 थी क्या लास्ट, तो इसको 5 डाल देना। अगर 4 तक कर लिया तो इसको 5 डाल देना, या 5 तक होगी तो इसको 6 डाल देना। ऐसे अगर मैं दूसरे चालक गोले के विभवांतर जो अंतर है, उभयनिष्ठ विभव और उसके विभव के बीच जो अंतर है उसकी बात करूं डेल्टा V2, तो उसका सूत्र होगा V माइनस V2, क्योंकि उस स्थिति में V बड़ा है V2 से, V बड़ा है V2 से तो V माइनस V2 लिखा जाएगा। समीकरण संख्या 6। अब देखो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र आपको पता है, V का सूत्र अभी आपने ज्ञात किया C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। वो मान यहाँ पे भी रखो और यहाँ पे भी रखो। वो समीकरण 3 थी, तो मैं लिख रहा हूँ समीकरण 3 व समीकरण 5 से, समीकरण 3 व समीकरण 5 से। समीकरण 3 से V का मान यहाँ रखो, डेल्टा V1 का मान आया V1 माइनस, ब्रैकेट में लिख देता हूँ C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। लघुत्तम ले लो C1 प्लस C2, देन डेल्टा V1 का मान आपके पास आया बेटा, सिंपल गणित है आगे, C1 प्लस C2, V1 इससे गुणा करो, C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो C1 V1 माइनस C2 V2। अब देखो C1 V1 से C1 V1 कट गया, प्लस माइनस C2 V1 माइनस C2 V2। कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, डेल्टा V1 बराबर इन दोनों में से कुछ कॉमन है, C2 कॉमन है तो C2 V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2। समीकरण संख्या 7। ये डेल्टा V1 का मान आया, पहला चालक गोले के विभव व उभयनिष्ठ विभव के बीच का जो अंतर है डेल्टा V1, उसका मान यह है। इसी प्रकार अगर मैं समीकरण 6 और समीकरण 3 की बात करूं,
समीकरण 3 व समीकरण 6 से, समीकरण 3 व समीकरण 6 से ध्यान से देखो बेटा, डेल्टा V2 का मान क्या होगा? डेल्टा V2 बराबर V माइनस V2, V का मान आपके पास है समीकरण 3 से C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2 माइनस V2 यहाँ पे भी लघुत्तम ले लो, हल कर लो इसको। C1 प्लस C2 आपका क्या आ गया बेटा? लघुत्तम। ऊपर क्या बचेगा? C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 इस दोनों से गुणा होगा, माइनस C1 V2 माइनस C2 V2, माइनस का C2 V2 प्लस का C2 V2 कट गया, कॉमन ले लो ऊपर, डेल्टा V2 इन दोनों में से कॉमन क्या है? C1 कॉमन आ गया, अंदर बचा V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2, ये समीकरण संख्या 8। और अगर मैं अब जो अंतर आया कि विभवांतर का जो अंतर है दोनों चालक गोलों के ऊपर, विभवांतर का अंतर डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 ज्ञात करूं, मतलब मैं समीकरण 7 में समीकरण 8 का भाग लूं, इधर डेल्टा V1 है इधर डेल्टा V2 अनुपात, इसमें इसका भाग देंगे तो ध्यान से देखो V1 माइनस V2 से V1 माइनस V2 कटा, C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कटा, ऊपर क्या बचा? इसमें C2 और इसमें C1, मतलब उत्तर आया C2 बटा C1। उत्तर अपने पास क्या है यहाँ? C2 बटा C1, समीकरण संख्या 9, समीकरण संख्या 9। अर्थात आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात दोनों चालक गोलों के विभवांतर का अनुपात, दोनों चालक गोलों के विभवांतर का अनुपात, मतलब डेल्टा V1 एक्चुअल में उभयनिष्ठ विभव और पहले चालक गोले के विभव का अंतर था, उनका अनुपात धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। C2 बटा C1 उल्टा हो गया, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 बराबर C2 अपॉन C1, धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट आ गया अपने पास, ठीक है ना, हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपना आवेशों का पुनर्वितरण वाले टॉपिक में हमने आवेशों का अनुपात निकाल लिया, उभयनिष्ठ विभव निकाल लिया पुनर्वितरण के पश्चात, और जो अंतर था विभवांतर में जो अंतर आया उसका अनुपात भी ज्ञात कर रहे हैं। अब मेरे पास एक टॉपिक और बचा हुआ इसमें, ऊर्जा हानि, कि भैया जब इतना हुआ तो ऊर्जा हानि कैसे होगी, कि जब हम दोनों चालकों को नगण्य धारिता के तार से जोड़ते तो ऊर्जा हानि कहाँ होगी? उस तार के अंदर ही होगी। जब उस चालक से आवेश प्रवाहित होंगे तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, हीटिंग एनर्जी, या जो मैं बोलूं हीट एनर्जी के रूप में ऊर्जा का क्या होगा? लॉस होगा, ऊर्जा की हानि होगी, वो मुझे ज्ञात करनी है। तो मैं संयोजन से पहले कुल ऊर्जा निकाल लूं, संयोजन के बाद की कुल ऊर्जा निकाल लूं और अंतर कर दूं, तो वो मेरा अंतर ही क्या होगा बेटा? ऊर्जा की हानि। देखो हम याद करते हैं, बहुत इजी है टॉपिक, ध्यान से देखो, ये जो टॉपिक है वो भी आसान है, ऊर्जा हानि। देखो कितना इजी टॉपिक है। ऊर्जा हानि, चालकों के संयोजन से पहले कुल ऊर्जा, ठीक है ना, डायग्राम आपके पास बना हुआ, उसको ध्यान से देखो। चालकों के संयोजन से पहले कुल ऊर्जा U बराबर, पहले चालक की कुल ऊर्जा की बात करें तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर, 1/2 C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि उसको हमने इसकी दायरा C1 मानी, उसके सिरों के मध्य विभवांतर या उसकी सतह पर विभवांतर V1 था, तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर पहले चालक की ऊर्जा, प्लस दूसरे की कितनी होगी? 1/2 C2 V2 स्क्वायर, 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये कुल ऊर्जा है मेरे पास। समीकरण संख्या जो भी थी 8 9 तक दे दी थी क्या हमने? 10 मान लो, जो भी समीकरण दी ध्यान रखना इसको कितनी दी थी अपने, उसके आगे वाली समीकरण रखना इसको, ठीक है। तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, समीकरण संख्या 10। अगर लास्ट तक 9 दे दी तो इसको 10 देना है, जो भी देख लेना थोड़ा सा। तो ये मेरे पास कुल ऊर्जा आ गई संयोजन से पहले। अगर मैं संयोजन के बाद बात करूं, चालकों के संयोजन के बाद कुल ऊर्जा, चालकों के संयोजन के बाद कुल ऊर्जा U बराबर, संयोजन के बाद विभवांतर तो V हो गया दोनों का, और दोनों की जो धारिता है, भाई जोड़ने के बाद जो धारिता है वो C1 प्लस C2 होगी, भाई एक ही हो गए ना दोनों, तो अब धारिता क्या होगी?
C1 प्लस C2, तो सूत्र होगा 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, समीकरण संख्या 11। ये संयोजन के बाद कुल ऊर्जा है, ये संयोजन के बाद की कुल ऊर्जा, ये संयोजन से पहले की कुल ऊर्जा है। बताओ पहले ज्यादा होगी कि बाद में ज्यादा होगी? सिंपल सोच के देखो, पहले ज्यादा होगी, क्योंकि बाद में जोड़ने से क्या हुआ, नगण्य धारिता के तार से जोड़ने से क्या हुआ कि उष्मा ऊर्जा के रूप में उस तार से ऊर्जा की हानि हुई। ठीक है, तो हानि हुई इसका मतलब बाद में कम हुई ऊर्जा, पहले ज्यादा थी। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसको U1 मान लेते, इसको U2 मान लेते। तो U1 में से U2 माइनस कर देंगे तो ऊर्जा हानि आ जाएगी। ऊर्जा हानि, ऊर्जा की जो हानि है वो आगे डेल्टा U से निर्देशित कर लूं, U1 माइनस U2, U1 माइनस U2। पहले वाली ऊर्जा ज्यादा थी तो ज्यादा में से हमेशा कम को माइनस किया जाता है। अब मान रख लो डेल्टा U बराबर U1 का मान 1/2, चाहूं तो मैं कॉमन ले सकता हूं पूरे में से, या एक बार लिख लेता हूं C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ये उभयनिष्ठ विभव है जिसका मान हम समीकरण 3 से रखेंगे। C1 प्लस C2, C1 C1, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, वो मान हम यहाँ रखेंगे बेटा। और अब इसमें से जो भी कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। डेल्टा U बराबर 1/2 पूरे में से कॉमन C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ, वो समीकरण थी C1 V1 प्लस C2 V2 बटा इसका स्क्वायर भी होगा बटा C1 प्लस C2 का स्क्वायर अलग से कर लिया। वैलेंस विभव का सूत्र था C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, उसका होल स्क्वायर है तो दोनों ऊपर नीचे होल स्क्वायर कर लिया। नीचे वाला एक होल स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि C1 प्लस C2 ऊपर गुणा में है। अब C1 प्लस C2 आप क्या कर लो, लघुत्तम ले लो और इसको हल कर लो। आगे इसको क्या करना है बेटा, हल करना और कुछ भी नहीं है। तो डेल्टा U का मान आपके पास आया 1/2 C1 प्लस C2 लघुत्तम ले रहे हैं, पर C1 प्लस C2 लघुत्तम ले रहे हैं तो C1 प्लस C2 इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। नीचे लघुत्तम ले रहे हैं अपन C1 प्लस C2। ध्यान से देखो बेटा, C1 प्लस C2 जब लघुत्तम लिया तो इसमें इसके अपॉन में 1 लिख लेते तो वो इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। दोनों से गुणा करके देखो, C1 V1 स्क्वायर को C1 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। फिर C2 से गुणा करेंगे इसी को तो आंसर आएगा प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस ऐसे इसको गुणा करेंगे दोनों से तो C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 से गुणा करेंगे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, उसके बाद बीच में माइनस इसका होल स्क्वायर बोल लेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस उसको मैं यहां लिख देता हूं बेटा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 C2 V1 V2। ये हमने होल स्क्वायर खोल लिया। ध्यान से देखो बेटा, C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर से कटा, C2 V2 स्क्वायर माइनस का C2 V2 स्क्वायर, ये रहा प्लस का ये भी कटा। आपके पास ये वाली दो टर्म बची और एक ये वाली टर्म बची, ठीक है, और अपॉन में C1 प्लस C2 बचा। अब इसको हल करो आगे, डेल्टा U बराबर 1/2 ब्रैकेट में बचा यहाँ पे C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 C2 V1 V2 बटा C1 प्लस C2। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लो और आगे हल कर लो। डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 पूरे में से कॉमन है, C1 C2 पूरे में से कॉमन है, ये लो C1 C2 बटा C1 प्लस C2। ब्रैकेट में क्या बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2, और ये तो एक फॉर्मूला बन गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ऊर्जा हानि आ गई डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। और बेटा ध्यान से देख, ये मान कोई धनात्मक मान ही आएगा। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि स्क्वायर चाहे V1 V2 कुछ भी रखो, ठीक है, ये वैल्यू कुछ भी हो, इसका जो अंतर है और उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये मान हमेशा प्लस आएगा बेटा। तो ये जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी इन केस ऑफ डिफरेंस कुछ हो, अगर V1 V2 बराबर हो,
अगर मैं कंडीशन रखूं कि v1 v2 बराबर है तो उस केस में डेल्टा u क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब आवेशों का पुनर्वितरण ही नहीं होगा। अगर दोनों चालक गोलों पे विभवांतर समान होगा तो आवेशों का पुनर्वितरण संभव नहीं है। आवेशों का पुनर्वितरण कब होगा, जब विभवांतर होगा, और जब कब तक होगा, जब दोनों का विभव जो है ना वो समान नहीं हो जाए। तो इसका मतलब v1 v2 बराबर हो ही नहीं सकते। v1 v2 तब बराबर होंगे जब उभयनिष्ठ विभव, जब आवेशों का पुनर्वितरण खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम v1 v2 को बराबर रखेंगे और वो v हो जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा ऊर्जा की हानि होनी ही है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है ना वो थ्योरी के रूप से, मतलब डेरिवेशन सारे हमने इसमें कंप्लीट कर ली कैपेसिटर वाला चैप्टर। अब इसके न्यूमेरिकल बचे। आप न्यूमेरिकल बेटा सॉल्व करना, जो भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप करना। ठीक है, न्यूमेरिकल मुझे सॉल्व करना, और अगले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल मैं भी सॉल्व करवा दूंगा। बाकी आपको भी सॉल्व करना है न्यूमेरिकल, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल है। अगर हम एक साथ सारे सॉल्व करें तो बहुत सारा टाइम लगेगा। आप कंप्लीट करना। एक लेक्चर और ले लूंगा न्यूमेरिकल के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद बेटा अपना अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।